सुनीता अपनी बहू राधिका और संजय के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। सुनीता की बहू राधिका सुबह सुबह खाना बना के काम पर जा रही होती है। तभी सुनीता अपने बेटे को ताना देते हुए बोलती है, अरे नालायक, कुछ हाथ पैर चला ले। यहाँ तेरी बीवी और माँ मेहनत मजदूरी कर कर अपना घर चला रहे हैं और तू है कि आराम से सो रहा है। कुछ ना सही तो घर का ही काम कर लिया कर। राधिका, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। चल बहू, हम दोनों ही चलते हैं। इसके भरोसे रहे तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। दोनों सास बहू अपने अपने काम पर निकल जाती हैं और दिन भर बहुत मेहनत करती हैं। शाम को दोनों सास बहू थक हार कर घर आती हैं। राधिका रसोई में जाती है तो देखती है कि बिल्कुल भी चावल ही नहीं है। माँ जी, चावल तो बिल्कुल भी नहीं है घर में और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब हम रात में क्या खाना खाएंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि हमारा घर कैसे चलेगा। अगर मेरा नालायक बेटा इतना आलसी न होता तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खाने को लाले पड़ गए हैं। माँ जी, उन्हें बोलने पर भी ना उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। वो फिर भी अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। उनके आलस की वजह से ही तो हमें इतना काम करना पड़ता है। मैंने किसी से सुना था कि पास वाले गांव में एक बाबा जी बैठते हैं। अब तक उन्होंने बहुत से लोगों की समस्या दूर करी है। हम भी वही चलते हैं, क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाए। सुनीता अगली सुबह उठती है और संजय राधिका के साथ बाबा के पास चली जाती है। बेटा, तुम मेरे पास आओ। बेटा, ये जादुई बीज है। तुम इसे अपने खेत में जिस जगह डालोगे, इस जादुई बीज के कारण वहाँ दुगनी फसल हो जाएगी। बाबा का आशीर्वाद लेकर तीनों वापस से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सब लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह संजय काफी जल्दी उठ जाता है और तैयार हो जाता है। संजय को इतनी सुबह उठा देखकर सुनीता और राधिका दोनों ही हैरान हो जाते हैं। संजय, आज तू इतना जल्दी कैसे उठ गया? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि पक्का आज तो कुछ अलग हो गया है। आप ठीक तो हो ना? आप लोग मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तबीयत भी सही है मेरी। अरे आप लोग मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे खा के खेत पे भी जाना है। क्या तू खेत में जाएगा? मैंने जो सुना वो सही सुना ना? आप लोग मेरे काम पर जाने से खुश नहीं हो क्या? मुझे खेत जाना है, काम करना है। बाबा जी ने राह दिखाई है, अब एक बार चल के तो देखूंगा ना। आप जल्दी से खाना लगा दो। संजय खाना खाकर खेत में जाता है और खुद से बात करते हुए कहता है, मुझे तो पता है ये जादू वादू कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बाबा जी को गलत साबित करना है तो उसके लिए मुझे जादुई बीज का इस्तेमाल करना होगा। एक काम करता हूँ, इसे एक लाइन में डाल देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ये लाइन 1 से 2 होती है या नहीं। संजय जल्दी से एक लाइन में बीज डालकर वापस घर चला आता है। संजय को इतनी जल्दी घर देखकर राधिका कहती है, अरे आप इतनी जल्दी कैसे? जो जादुई बीज बाबा जी ने दिए थे, मैंने उन बीजों को एक लाइन से लगा दिया है। कल देखते हैं कि वो दुगनी होती है या बाबा हम सबको पागल बना रहे हैं। संजय आराम से सो जाता है और अगली सुबह जब वो खेत जाता है तो देखता है कि 2 लाइन पूरी तरह से हरी भरी हो गई थी। ये तो सच में जादू हो गया। मैंने बस एक लाइन में बीज डाला था, लेकिन ये दूसरी लाइन, ये तो खुद ब खुद हरी भरी हो गई। एक काम करता हूँ, आज मैं 2 लाइन में बीज डालता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। संजय अब ऐसा ही करता है और 2 लाइन में बीज डालकर घर चला आता है। संजय को फिर से जल्दी घर देखकर राधिका कहती है, अरे आप आज भी जल्दी कैसे आ गए? कल जो मैंने लाइन से बीज डाले थे ना, वो सच में अपने आप 1 से 2 हो गई। अरे वाह, तो आज तूने पूरे दिन खेत में क्या किया? बीज डाले या नहीं? आज मैंने बाबा जी के द्वारा दिए गए बीजों को 2 लाइन में लगा दिया है। देखता हूँ कल वो दुगनी होती है या नहीं। अगर हो गई तो मुझे बाबा की बातों पर यकीन हो जाएगा। संजय आराम से सो जाता है और अगली सुबह जब संजय खेत जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो कहता है, अरे माँ, ये आपके कपड़ों पर और ये चप्पल पे इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? आप कहीं गई थी क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो सफाई करते हुए गंदे हो गए थे। तू खेत जा रहा था क्या? हाँ माँ, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। संजय जब खेत जाता है तो वो देखता है कि कल जो 2 लाइन बीज उसने लगाए थे वो आज 4 लाइन पूरी सी हरी भरी सी हो गई थी। ये तो सच में जादुई बीज है।
मैंने तो बस 2 लाइन में डाला था, लेकिन ये बाकी की 2 लाइन अपने आप हरी भरी हो गई। अब तो मैं पूरे आधे खेत में डालूंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। संजय पूरा दिन मेहनत करके आधे खेत में बीज डाल देता है और बड़े ही खुश मन से सभी बीजों में पानी भी डालता है और खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। माँ कहाँ हो माँ? माँ आज तो कमाल हो गया। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों इतना शोर मचा रहा है? माँ ये बीज, ये सच में जादुई है। मैंने बस 2 लाइन में डाला था और ये अपने आप 4 लाइन में बदल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब एक काम करो, जल्दी से खाना लगा दो। आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत करके ना पूरे आधे खेत में बीज डाले हैं और पानी भी लगा दिया है। बहुत थक भी गया हूँ मैं अब। राधिका जल्दी से खाना लगाती है और सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में 2 लोग खेत में काम कर रहे होते हैं। जी माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। इन्होंने मेहनत कर आधे खेत में बीज लगा दिए हैं। हाँ बहू, बस हम भी जल्दी से बाकी बचे हुए खेतों में भी बीज डालकर पानी लगा देते हैं। हाँ माँ जी, 2 लाइन बीज डालने में तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे इनका विश्वास उन जादुई बीजों पर बना रहे और ये मेहनत करते रहे। दोनों सास बहू बाकी बचे खेत में बीज डालकर पास के ही पंप से पानी चला देते हैं और आराम करने लगते हैं और थकान की वजह से दोनों की आंख लग जाती है। जब सुनीता की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरे खेत में पानी हो चुका था। ये देखकर सुनीता परेशान हो जाती है। बहू ये क्या हो गया? यहाँ तो पूरे खेत में पानी ही पानी हो गया। सारे बीज, सारी फसल, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? माँ जी, इतनी मुश्किल से तो ये मेहनत करने लगे थे, लेकिन हमारी वजह से पूरा खेत ही बर्बाद हो गया। इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हो रहा था, अब वापस से वहीं आ गए हम। रुको! दोनों जादुई प्याज को देखकर डर जाते हैं। बहू ये तो प्याज है, लेकिन प्याज से ये आवाज कैसे आ रही है? मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। तुम दोनों ने इस खेत में बहुत मेहनत की है और अब जब पूरी मेहनत खराब हो गई तो तुम दोनों निराश होकर घर जा रही हो। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, जिसके लिए हम ये सब कर रहे थे। वो सब पानी में डूब गया। अब क्या करें हम? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं एक जादुई प्याज हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप लोग अब घर जाओ। ये सुनकर दोनों सास बहू घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जादुई प्याज अपना जादू करता है और देखते ही देखते खेत का पूरा पानी सूखने लगता है और फिर बस उतना ही बचता है जितने की खेत में जरूरत थी और वो जादुई प्याज गायब हो जाता है। माँ जल्दी से खाना लगा दो, मुझे खेत भी जाना है। रुको बेटा, आज हम दोनों भी तेरे साथ चलते हैं। वो तीनों खेत के लिए निकल जाते हैं और संजय खेत को देखकर कहता है, ये तो पूरा खेत हरा भरा हो गया। इसका मतलब बाबा जी सच कह रहे थे। माँ ये देखो माँ, हमारा खेत ये तो पूरा हरा भरा हो गया। हाँ बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। तूने ही तो खेत में मेहनत की थी। थोड़ी सी मेहनत करने से मुझे कितना कुछ मिल गया माँ। अगर मैं मेहनत पहले करता तो क्या कुछ नहीं मिलता मुझे, लेकिन अब और नहीं माँ। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम तो तुझे मेहनत करते हुए ही देखना चाहते थे। माँ, राधिका, मुझे उन बाबा जी के पास जाना है जिनके कारण ये सब हुआ है। संजय तुरंत अपनी माँ और बीवी के साथ बाबा के पास जाता है और उनके पैर को छू कर कहता है, बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जादुई बीजों की वजह से मेरा आलसपन दूर हो गया और मुझ जैसा आलसी आदमी काम करने लगा। बेटा, तुम्हें अपनी मेहनत पे गर्व है। इस बात को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो कोई जादुई बीज नहीं थे। तुम जो काम करते हो उसका दुगना जो भी हो रहा था वो तुम्हारी पत्नी और माँ की मेहनत का नतीजा है। क्या? इसका मतलब आधा खेत मैंने जोता और बाकी का आधा माँ और राधिका ने? हाँ बेटा। माँ, राधिका, आप दोनों ने इतनी मेहनत की इसलिए ताकि मेरे अंदर के आलसपन को दूर कर सको आप लोग। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब संजय खुद से मेहनत करने लगता है और संजय की मदद के लिए हमेशा उसकी बीवी और माँ उसके साथ खड़ी रहती है। साधना रात को अपने पति केशव को
प्याज और रोटी खाने को देते हुए कहती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। वैसे आजकल मैं देख रही हूँ कि आप खाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सुबह से रात तक इतनी मेहनत करता हूँ कि भूख से ज्यादा थकान हो जाती है, तो सो जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि आप थक जाते हो, लेकिन आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अब तो खाना दे दो। अगली सुबह केशव खाना लेकर जल्दी से खेत जोतने के लिए चला जाता है। खेत के एक तरफ खेत का मालिक एक कुर्सी पर बैठा था, जिसके पीछे सेठ का आदमी छाता लिए खड़ा था, जो केशव को देखकर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, क्या बात है केशव, आज पूरे 5 मिनट लेट आया तू। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली बार ऐसा हुआ तो कोई और काम ढूंढ लेना। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आप मुझे काम से मत निकालिए। चल चल ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादा नाटक मत कर और जा जाकर काम कर। केशव बहुत मेहनत करता है और फिर शाम होने के बाद अपने घर चला जाता है, जहाँ साधना ने अपने पति के लिए खाना बनाया था। केशव हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठता है। दोनों पति पत्नी साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो साधना केशव से बोलती है, सुनिए ना, आपको सेठ जी के खेतों में काम करते हुए कितना समय हो गया है। अब तो उन्हें बोलिए कि वो कुछ पैसे बढ़ा दें आपके। इतने कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ रहा हूँ साधना कि मुझे काफी समय हो गया है सेठ जी के खेत में काम करते हुए। अब मुझे उनसे बात करनी चाहिए। अपनी पत्नी के समझाने पर केशव अगली सुबह अपने सेठ के पास जाता है और हाथ जोड़कर अपनी सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब तुझे भी बात करनी है? बोल, क्या बात है? सेठ जी, वो मैं कह रहा था ना कि मैं आपके खेतों में बहुत समय से काम कर रहा हूँ। अगर आप कुछ पैसे बढ़ा देते तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती। हमें घर चलाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अरे भाई, एक तो तुझे अब मैंने काम पर रखा और अब तुझे पैसे बढ़वाने हैं। अरे तू मेरी वजह से रोटी खा पा रहा है और अब तू मुझसे बहस करने के लिए खड़ा हो गया है यहाँ पर। जानता है ना तुझे काम से निकाल सकता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। आप तो हमारी अन्नदाता हो, आपके कारण हमारे घर में चूल्हा जलता है। लेकिन मैं तो बस अपने हक के पैसे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। जा, नहीं बढ़ाता तेरे पैसे। बोल, अब क्या करेगा? अपनी उस छोटी सी जमीन पर खेती करेगा? अरे बीज लाने के पैसे तो है नहीं तेरे पास। जितने पैसे तुझे मिल रहे हैं ना, उतने में खुश रह, ज्यादा पैर मत फैला। सेठ की बात सुनकर केशव बहुत निराश हो जाता है और घर चला जाता है। घर जाने के बाद केशव को उदास देखकर साधना कहती है, क्या हुआ जी, आपने सेठ जी से बात की? वो पैसे बढ़ाने के लिए मान गए ना? देखना, अब हम कुछ पैसे हमारे भविष्य के लिए भी जमा कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा साधना, सेठ जी ने मना कर दिया है पैसे बढ़ाने से। यहाँ तक वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे क्या मैं अपनी छोटी सी जमीन पे खेती करूँगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सेठ जी ने बुराई में हमें कितनी अच्छी बात बता दी। क्या अच्छी बात है साधना, तुम कहना क्या चाहती हो? अब आप सेठ जी की नौकरी छोड़ दो और अपने खेतों पर ही काम करो। तब तक आपके बदले मैं किसी के घर में काम कर लिया करूंगी और घर की जरूरतें मैं पूरी कर दूंगी। लेकिन तुम किसी और के घर में काम कैसे करोगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अब तक सेठ जी के यहाँ काम करते थे। देखो, अगर आज हम कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो आगे चलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपका पूरा साथ दूंगी। आप बस अपनी जमीन पर ही मेहनत करना। देखना, आप हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। केशव अपने सेठ की नौकरी छोड़ देता है और जो भी पैसे मिलते उससे अपनी जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है। केशव दिन रात बहुत मेहनत करता है और प्याज की फसल लगाता है। देखिए जी, हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ साधना, बस कुछ समय का इंतजार और करना है। उसके बाद हम प्याज बेचकर पैसे जमा कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और केशव सारी प्याज खेत के एक ही कोने में बनी झोपड़ी में रख देता है। ये बात जब सेठ को पता चलती है तो वो गुस्से के मारे तिलमिलाने लगता है और रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद केशव के खेत में मशाल और मिट्टी का तेल लेकर जाता है और उस झोपड़ी में आग लगा देता है।
अरे इस केशव को मैंने काम से क्या निकाला, इसने तो अपनी बंजर जमीन पर खेती कर डाली। देखते हैं आगे क्या करेगा। सेठ आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। सारी प्याज जल जाती है। तभी केशव और साधना को भी खेत जलने की खबर मिलती है और वो दोनों भागते हुए खेत में जाते हैं। लेकिन अब काफी देर हो गई थी। केशव और साधना दोनों बहुत रोने लगते हैं। ये क्या हो गया? क्या हो गया साधना, ये क्या हो गया? सब लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन देखो ना, हमारा मेहनत का फल राख हो चुका है। साधना, अब हम क्या करेंगे? दोनों पति पत्नी काफी रो रहे थे। साधना केशव को घर लाती है। जब केशव थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है तो साधना केशव से कहती है, देखिए, अब हमारी सारी मेहनत पर तो आग लगी गई है, लेकिन रोने से कुछ भी नहीं होगा। अब भी हमारे पास समय है। आप सेठ जी से कुछ पैसे मांगिए। अगर उन्होंने हमें पैसे उधार दे दिए तो हम फिर से खूब मेहनत करेंगे। हम इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकते ना। साधना की बात मानकर केशव फिर से सेठ के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे मदद चाहिए। क्यों, आ गई तेरी अकल ठिकाने? अब तुझे वापस से काम चाहिए? नहीं सेठ जी, काम नहीं चाहिए, बस कुछ पैसों की मदद चाहिए आपसे। वो मेरी फसल आग में जल गई, इसके लिए दोबारा खेती करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। अबे निकल यहाँ से तो बड़े रौब से काम छोड़कर गया था और अब वापस यहीं आया है पैसे मांगने। निकल, तुझे एक फूटी कौड़ी ना दूं मैं। सेठ की दुत्कार सुनकर केशव घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे अपना खेत दिखता है। केशव वहां जाकर रोने लगता है। केशव को उस राख में से एक साबुत और सही सलामत प्याज दिखती है, जिसे देखकर केशव कहता है, तुम्हारा पूरा परिवार आग में जल के राख हो गया, बस तुम ही बचे हो मेरे पास। देखो, तुम रो मत। तुम इधर उधर कहाँ देख रही हो? मैं तुम्हारे हाथ में ही तो हूँ। मैंने तुम्हें इतनी धूप में कड़ी मेहनत करते हुए देखा है, और जब सब कुछ चल गया था तब भी तुम्हारे आंसू देखे थे। अब तुम निराश मत हो। तुम मुझे अपने खेत में लगाओ और देखना, मेरे आसपास जल्दी ही बहुत सारी प्याज भी उगने लग जाएंगी। केशव उस जादुई प्याज की बात मानता है और जादुई प्याज को खेत में लगाता है। उस जादुई प्याज के आसपास अब नई प्याज भी आने लग गई थी। ये देखकर केशव को बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी से जाके अपनी पत्नी को बताता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। घर जाकर वो साधना को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कभी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। अगली सुबह जब दोनों खेत जाते हैं तो देखते हैं कि फसल पक चुकी है और अब वो भी सारी प्याज को निकालकर वहीं खेत के कोने में टोकरियों में भरकर रख लेता है। अब हम कल ही इन सभी प्याजों को बेच देंगे। हमें नहीं पता पिछली बार कैसे आग लगी थी। साधना और केशव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर से जब ये बात सेठ जी को पता चलती है तो वो रात के समय मशाल लेकर फिर से खेत में पहुंच जाता है और आग लगा ही रहा होता है कि तभी जादुई प्याज कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है, पिछली बार भी तुमने ही आग लगाई थी। तुम्हारे पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों इनका तुम नुकसान करना चाहते हो? तुम इंसान नहीं हो ना, इसलिए इंसान की भावना नहीं समझ सकते। सेठ आग लगाने के लिए मशाल आगे करता है कि जादुई प्याज का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और सेठ जमीन पर मशाल के साथ ही गिर जाता है और डर के चिल्लाने भी लगता है। साधना और केशव आवाज सुनकर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। जमीन पर सेठ को मशाल के साथ पड़ा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मशाल? इसका मतलब हमारे खेत में जो आग लगी थी वो आपने लगाई थी? हाँ, और ये आज भी सब जलाने ही आया था। आज तो मैं इसका हिसाब चुकता कर ही देता हूँ। केशव प्याज को हाथ जोड़कर शांत करवाता है और प्याज वापस अपने छोटे रूप में आ जाता है। सेठ का सच सामने आ जाता है और केशव उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद केशव और साधना प्याज बेचकर पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने खेत में मेहनत करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। मोहन अपनी माँ शांति और पत्नी पूनम के साथ एक छोटे से गांव में रहता है।
मोहन अपने खेत में फसल उगाता और खेत के एक छोटे से हिस्से में मोहन की पत्नी बैंगन, टमाटर, आलू और मिर्ची जैसी सब्जियां उगाती थी। ऐसी एक शाम पूनम और मोहन खेत में काम कर रहे होते हैं। अरे आज रात खाने में क्या बनाओगी? जी, मैं सोच रही हूँ आज शाम को मैं सबके लिए भरवा बैगन बना दूँ। नहीं नहीं, बैगन नहीं, मेरा बैगन खाने का मन नहीं है। एक काम करो, तुम ना सबके लिए ना आलू की भुजिया बना दो, बैगन कभी और खाएंगे। ठीक है, फिर आपका मन नहीं है बैगन खाने का तो मैं नहीं बनाऊंगी। चलो आलू ले लो, उसके बाद हम दोनों चलते हैं। आज तो मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, पूरा शरीर टूट रहा है। घर जाके सीधा खा के सो ही जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपके लिए आज जल्दी खाना भी बना दूंगी। पूनम और सोहन दोनों घर पर आ जाते हैं और पूनम सबके लिए खाना बनाती है। खाना खाकर सब लोग आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह पूनम अपनी सास और पति के साथ खेत पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि पौधों में बस एक ही बड़ा बैंगन थे और छोटे छोटे बैंगन नहीं थे। साथ ही बाकी सब्जियां भी चोरी हो चुकी थी। माँ जी, मोहन जी, देखिए ना, हमारी सब्जियां किसी ने चुरा ली। कल तक तो इसमें छोटे छोटे 3 बैंगन थे और आज बस एक बड़ा बैंगन है। हमारे बैंगन को कौन चुरा सकता है माँ जी? और टमाटर तो एक भी नहीं छोड़ा। अरे हाँ, कल तो मैंने भी देखा था कि बहुत सारे बैंगन थे, लेकिन अभी तो एक भी नहीं बचा है। तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रात में कोई जानवर आया होगा और वो खा गया होगा। माँ जी, अगर कोई जानवर आता तो क्या वो बस हमारी सब्जियां ही खाता? पूरा खेत तो ठीक है, ये तो किसी चोर का ही काम लगता है। हाँ बहू, किसी ने जानकर ही चुराया होगा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अब अपना काम करते हैं। मोहन और उसकी माँ अपने कामों में लग जाते हैं और पूनम दुखी होकर उधर ही बैठ जाती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये कौन रो रहा है? मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा मुझे ला दो कोई। बैंगन को रोता हुआ देखकर वो डर जाती है और शांति उसके पास जाती है। माँ जी, ये तो बड़ा वाला बैंगन रो रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारे कौन से बच्चे हैं जिनके लिए तुम इतना रो रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे बच्चे? इस पौधे में जो छोटे छोटे बैंगन थे ना, वही मेरे बच्चे थे। कल रात मेरे बच्चे चोरी हो गए, मुझे मेरे बच्चे ला दो। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरे बच्चे को ही ला दो। बहू, ये बेचारी बैंगन कितना रो रही है, मुझसे तो इसका रोना देखा ही नहीं जा रहा है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अपने बच्चों से दूर होने का गम इस बैगन के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान अपने बच्चे से अलग होने पे रो रहा हो। माँ जी, क्यों ना हम इस बड़े बैगन को उनके बच्चों से मिलवा दे, बेचारे के बच्चे भी रो रहे होंगे। बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हम कहाँ इसके बच्चे को ढूंढने के लिए जाएंगे? हमें तो पता भी नहीं है कि कौन है इसके बच्चे और कौन लेकर गया है उन्हें। सुनिए माँ जी, हम एक काम करते हैं, हम आसपास की हर मंडी और हर बाजार में जाते हैं, वहाँ पर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि जिसने भी चोरी की होंगे उन बच्चों को वो तो वहीं लेकर जाएगा ना। पूनम अपनी सास को उस बड़े बैंगन के साथ बाजार में जाने लगती है। कुछ दुकानें देखने के बाद बैंगन के बच्चे नहीं मिलते। बाजार में तो इतने सारे छोटे छोटे बैंगन हैं, उनमें से ही कोई तुम्हारा बच्चा होगा। नहीं, उसमें भी मेरा बच्चा नहीं है। तो फिर तुम अपने बच्चों को कैसे पहचानोगी? मैं अपने बच्चे को आराम से पहचान लूंगी, तुम बस मुझे लेके चलती रहो। शांति और पूनम बैंगन को लेकर घर पर आ जाते हैं, जहाँ एक सब्जी वाला बैंगन बेच रहा होता है। उनमें से कुछ छोटे छोटे बैंगन चमकने लगते हैं, जिसे देखकर बैंगन कहती है, वो देखो मेरे बच्चे, आखिरकार मेरे बच्चे मुझे मिल ही गए। शांति और पूनम सब्जी वाले के पास जाते हैं और शांति बोलती है, अरे ओ सब्जी वाले भैया, आपको शर्म नहीं आती है हमारे बैंगन चुराते हुए? देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो और काम चोरी का करते हो। कौन है आप और मुझ पर ऐसे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? मैंने कोई बैंगन नहीं चुराए। ये जो छोटे छोटे बैंगन रखे हैं ना, ये हमारे बैंगन हैं और आप हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है आपके पास कि ये आपके ही बैंगन हैं? अरे माँ जी, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, बैंगन तो दिखने में सब एक जैसे ही लगते हैं ना, हम इसे गलत साबित नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ, अब बोलो ना। अरे नहीं भैया, वो तो ये हमें बैंगन चाहिए। मैं आपको अब भी कुछ नहीं बेचूंगा, आप कहीं और से लेकर आओ जाओ। अरे नहीं भैया, आप तो बुरा मान गए। आओ भाव बताइए, कितने के दिए? 200 रुपए। अरे भैया, ये बैंगन ही है, कोई सोना नहीं है जो आप इतना महंगा दे रहे हो। अगर आप मुझसे प्यार से बात करती
तो हम इतने पैसे नहीं बताते, लेकिन आप तो हमसे लड़ाई करने के लिए आ गई, इसलिए ये बैगन पूरे 200 में मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। वैसे तो पूनम गरीब थी, लेकिन बैंगन का उदास चेहरा देखकर वो महंगे भाव में उसे खरीदने के लिए मान जाती है। ठीक है, आप दे दीजिए हमें ये बैंगन। बहन जी, इस बैगन में ऐसा भी क्या है जो आप इतने ज्यादा दाम दे रही हो? ये तो बस साधारण से ही बैगन है। ये हमारे खेत की बैगन है जो कि आपने चोरी की है, इसीलिए हमें ये बैगन चाहिए। पूनम और शांति महंगे दाम में वो बैंगन खरीद के वापस खेत में आते हैं और जादू से सारे बैंगन वापस से पौधे में लग जाते हैं। तुम लोगों ने मुझे मेरे बच्चों से मिलाया है, मैं तुम सबकी बहुत आभारी हूँ। देखिए, आप अपने बच्चों से दूर होकर रो रही थी। हम लोगों से आपका दुख देखा ही नहीं गया, इसीलिए हमें आपको आपके बच्चे से मिलवाना ही था ना। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। पूनम अपने परिवार के साथ घर चली जाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को वही सब्जी वाला उनके खेत में जाता है और बैंगन के पौधे को देखते हुए कहता है, अरे इस पौधे के बैगन तो मैंने कल ही तोड़ लिए थे, इतनी जल्दी दोबारा कैसे आ गए इस पे? कोई बात नहीं, जो भी हो अब दोबारा तोड़ लेता हूँ, और अगर अगले दिन ये लोग फिर मेरे पास बैगन खरीदने आए तो मैं और भी ज्यादा दाम में बेचूंगा। जैसे ही सब्जी वाला बैंगन के पौधे को हाथ लगाता है तो उसे जोर का झटका लगता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सब खेत में आते हैं तो वहाँ उन्हें बैंगन के पौधे के साथ वही सब्जी वाला बेहोश पड़ा मिलता है। माँ जी, ये तो वही सब्जी वाला है ना जिसके पास हमारे बैंगन मिले थे। इसका मतलब यही है वो, ये हमारी फिर से बैंगन चुराने आया था। लेकिन अगर ये हमारे बैंगन चुराने आया था तो ये यहाँ पर सो क्यों रहा है? ये सोया नहीं है, बल्कि इसे जोर से झटका लगा है, इसकी वजह से ये बेहोश पड़ा है। क्या? ये चुराने तो आया था, लेकिन चुरा नहीं पाया। अब जो इसके साथ हुआ है ना, ये आगे से कभी तुम लोगों के खेत में से कुछ भी नहीं चुरा पाएगा। धन्यवाद कि तुमने इस चोर को सबक सिखाया, वरना हम तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और ये ऐसे ही हमारे खेत की सारी सब्जियां चुराता रहता। अब मेरा समय खत्म हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्या मतलब आपका? समय खत्म हो गया, जाना चाहिए? आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मैं यहाँ बस कुछ समय के लिए आई थी और वो समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोगों की अच्छाइयाँ और भोलापन देखकर मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ये सोने का बैंगन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से आपकी मदद का उपहार है। इतना बोलकर वो बैंगन और जादुई पौधा गायब हो जाता है। तभी उस चोर को होश आ जाता है, वो तीनों से माफी मांगता है और वापस कभी चोरी ना करने का वादा करके चला जाता है और मोहन का परिवार आपस में खुशी खुशी रहने लगता है। बेटा, तू क्यों गांव के बाहर जाकर नौकरी कर रहा है? अरे हमारे पास अपने खेत हैं, क्यों ना हम वहीं पर खेती बाड़ी करें? कम से कम तुझे कहीं सुबह बाहर जाकर नौकरी तो नहीं करनी पड़ेगी। माँ बीना, कैसी बात कर रही हो? अरे नौकरी करता हूँ तभी हमारा घर चलता है, वरना जमीन तो बंजर है, एक घास तो उगती नहीं उस पे, और आप खेती करने की बात कर रही हो। अरे माँ, नौकरी ही सही है। अजय की बात सुनकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। अजय नौकरी के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी अजय को टोकती है। अरे अरे सुनो, ये कुछ सामान की लिस्ट है, शाम को वापस आते हुए लेते आना। और हाँ, अदरक लाना गलती से भी भूलना मत। इतनी सारी अदरक? अरे इतनी सारी अदरक किस लिए? किस लिए क्या, खाने में अदरक डालते हैं, चाय में अदरक डालते हैं, और ना जाने किन किन चीजों में अदरक डालते हैं, तो जरूरी तो लगेगी ही ना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये अदरक। अरे अदरक खा खा के अदरक जैसी हो जाओगी। अजय गुस्से में वो लिस्ट लेता है और नौकरी के लिए चला जाता है। दीपा घर के काम कर रही होती है, तभी रेखा अपना गला पकड़ते हुए आती है और बोलती है, बहू, मेरे लिए जरा अदरक का काढ़ा बना दे, गले में बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, अदरक को पहले थोड़ा सा भून लेना, फिर अच्छे से कूट के बनाना। माँ जी, अदरक तो है ही नहीं घर में। मैंने अजय को कहा कि शाम को आते हुए अदरक ले आना, वो शाम को आएंगे ना, तब मैं आपके लिए काढ़ा बना दूंगी। रेखा अपने कमरे में आराम करने लग जाती है। कुछ देर के बाद शाम हो जाती है और अजय ऑफिस से घर आते हुए सारा सामान खरीदने लगता है। वो कई दुकानों पर जाता है
लेकिन उसे अदरक कहीं भी नहीं मिलती। वो बिना अदरक लिए ही घर पहुंच जाता है। दीपा सामान देखने लगती है, लेकिन उसमें उसे अदरक नहीं मिलती। अरे, आप अदरक क्यों नहीं लाए? मैंने आपसे कहा था ना कि शाम को आते हुए अदरक लेते आना। फिर भी आप अदरक नहीं लाए। माँ जी के गले में वैसे ही इतना दर्द है। उन्होंने काढ़ा बनाने को कहा था मुझे। मैं कई दुकानों पर गया, लेकिन मुझे अदरक कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह लेकर आ जाऊंगा। इतना क्यों सुना रही हो? देखिए, माँ जी दर्द में तड़प रही हैं। उनके गले में बहुत ज्यादा दर्द है। उन्हें काढ़ा पीना था। अजय खुद अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ रेखा अपना गला पकड़ी बैठी थी और काफी खांस रही थी। माँ, क्या हुआ? ज्यादा दर्द है क्या आपके गले में? हाँ बेटा, बहुत दर्द है। तू आ गया ना, अब तो बहू काढ़ा बना ही रही होगी। नहीं माँ, वो रास्ते में किसी भी दुकानदार के पास अदरक नहीं था, इसे ला नहीं पाया मैं। लेकिन माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर कहीं ना कहीं से अदरक लेकर आता हूँ। तब तक आप आराम करो। अजय अब रात में अदरक लेने के लिए बाजार जाता है, लेकिन वहाँ सारी दुकानें बंद हो गई थी और अजय को कहीं भी अदरक नहीं मिलती। माँ का गला इतना खराब है और सारी दुकानें भी बंद हो गई। अब अदरक कहाँ से लाऊं? वो तो कहीं है भी नहीं। अब मैं क्या करूँगा? अरे, ये तो अदरक का पौधा है, लेकिन अभी तो ये चमक रहा था। शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। खैर, मुझे तो अदरक चाहिए थी और अदरक का पौधा मिल गया। अजय अदरक उखाड़ता है और अदरक लेकर घर चला जाता है। दीपा को अदरक देते हुए वो सारी बात बताता है। ये लो, ले आया मैं अदरक। वैसे दीपा, तुम्हें पता है, मैंने इस अदरक के पौधे को चमकते हुए देखा था। क्या? अदरक के पौधे को चमकते हुए देखा? रात के अंधेरे में कुछ चमक रहा होगा, अदरक नहीं होगी। आप भी ना कुछ भी सच मान लेते हो। भला पौधा कैसे चमक सकता है? दीपा अदरक लेकर रसोई में जाती है और एक कढ़ाई में अदरक को भूनने के लिए डाल देती है। जैसे ही दीपा गैस जलाती है और कढ़ाई गर्म होती है, तभी अदरक में से आवाज आती है और वो अदरक उछलने लगती है। बचाओ मुझे, आग बुझाओ कोई, जल रही हूँ मैं, कोई बचाओ। अरे मुझे जलता हुआ छोड़कर कहाँ भागी जा रही हो? पहले गैस तो बंद करो। दीपा घबराती हुई गैस बंद करती है और बोलती है, ये क्या है? एक अदरक भला बोल कैसे सकती है? मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई अदरक हूँ। मुझे माँ जी को काढ़ा देना था, लेकिन तुम में से आवाज आई तो मैं बहुत घबरा गई। तुम मुझसे घबराओ मत, मैं कोई तुमको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अब मैं माँ जी को क्या पिलाऊं? उनके गले में बहुत ज्यादा दर्द है। बस इतनी सी बात, अदरक होकर मैं तुम्हें काढ़ा ना दे पाऊँ तो क्या फायदा मेरे अदरक होने का। ये लो काढ़ा और माँ जी को दे दो। दीपा काढ़ा लेकर जाती है और अपनी सास को दे देती है। रेखा काढ़ा पीती है और उसके गले का दर्द ठीक हो जाता है। अब जाकर कहीं जान में जान आई, वरना सुबह से गले में इतना दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे दिन ही नहीं बचे हैं। तभी कहते हैं कि अदरक का इलाज सबसे बढ़िया इलाज होता है। रेखा को आराम मिल जाता है और अब दीपा भी अपनी सास को ऐसे देख खुश हो गई थी। दीपा अब जादुई अदरक को कुछ नहीं करती है और रसोई में आकर खाना बनाते हुए अदरक से बात करने लगती है। तुम तो एक जादुई अदरक हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी काम बड़ा नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बताओ क्या काम करना है मुझे? मेरे पति रोज गांव से इतनी दूर काम पर जाते हैं। मुझे उन्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारी अपनी जमीन है, लेकिन उस पर खेती नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। बस इतनी सी बात। इस पोटली में बीज है। तुम अपनी बंजर जमीन पर अगर इस बीज को उगाओगी तो तुम्हारी जमीन बंजर नहीं रहेगी। दीपा बीज लेकर काफी खुश हो जाती है। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी दीपा बोलती है, इस पोटली में बीज है, क्यों ना हम अपने खेत में ये बीज उगाएं। माँ, आपने अब दीपा के दिमाग में भी ये बात डाल दी। अरे माँ, वो जमीन बंजर है। दीपा, चाहो तो तुम कुछ भी करो, लेकिन वो जमीन हरी भरी नहीं हो सकती। लेकिन कोशिश करने में कैसी बुराई है? मुझे यकीन है कि अगर हम इन बीजों को खेत में उगाएंगे तो ये जरूर उगेंगे। मुझे लग रहा है बहू सही कह रही है, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। माँ, रहने दो आप। बंजर खेत को हम किसी को भी देते हैं खेती के लिए तो वो मना कर देता है। अरे उस खेत का कुछ नहीं हो सकता।
अजय अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता। रात में सब लोग सो जाते हैं, लेकिन दीपा के मन से वो बात जाती ही नहीं है। सबके सोने के बाद आधी रात में दीपा अपने बंजर खेत में जाती है और खेत के एक कोने में फावड़े से जोतकर उसमें वो बीज बो देती है और उसमें पानी डाल देती है। अगर अजय को उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी उम्मीद छोड़ दूं। मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। और उस अदरक ने भी तो यही कहा था कि बीज डालने से हमारा खेत हरा भरा हो जाएगा। दीपा अब वहाँ से चली जाती है और जैसे ही घर पहुँचती है तो अजय उससे पूछता है, दीपा, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो तुम? कुछ नहीं जी, वो मुझसे रहा नहीं गया ना, तो मैं खेत में जाकर बीज बो कर आ गई। तुम भी पागल हो गई हो क्या? अरे वो खेत बंजर है, उस पे कुछ नहीं होने वाला। सो जाओ चुपचाप से, रात बहुत हो चुकी है। सुबह जब रेखा अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि दीपा कमरे में नहीं है। अजय बेटा, दीपा कमरे में भी नहीं है, घर में भी नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया। इतनी सुबह सुबह बहू कहाँ जा सकती है? मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। ये देखो, हमारे खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं। ये क्या? खेत तो बंजर था, ये हरा भरा कैसे हो गया? वो भी खेत के इस छोटे से हिस्से में? कैसे? जादुई अदरक की वजह से। जादुई अदरक? हाँ हाँ, जादुई अदरक। मैं आप दोनों को जादुई अदरक से मिलवाती हूँ। दीपा अदरक की तरफ इशारा करके बोलती है, ये वही जादुई अदरक है जो आप चमकते हुए पौधे से लाए थे। इसने ही मुझे बीज दिए, जिससे हमारे खेतों में हरियाली आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये आपकी बहू की मेहनत का फल है। अगर आप लोग मेहनत करके पूरे खेत में इन बीजों को डालोगे तो आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उस खेत में कुछ भी हो पाएगा, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैंने कुछ बीज इस्तेमाल किए थे, पोटली में अभी भी काफी बीज हैं। अब हम खेत में खूब मेहनत करेंगे और पूरे खेत में हरियाली होगी। दीपा और अजय मेहनत करके पूरे खेत में बीज बो देते हैं। कुछ दिनों बाद ही उनकी मेहनत रंग लाती है और बंजर खेत फिर से हरा भरा हो जाता है।